विश्व भर में भी अब जाना जाता है कि भारत आओ तो भाई अब निवेश के लिए कहीं जाना है तो उत्तर प्रदेश जरूर जाना चाहिए। यानी मैं क्या मानूं, जो निवेश हुआ है उस आधार पर आप चुनाव में जा रहे हैं, या जो बीमारू राज्य का ग्राफ डाउन हुआ है उसको लेकर जा रहे हैं, या सच में आपने कानून व्यवस्था की बुनियाद इतनी मजबूत कर दी है कि जो चाहेगा वो सब इसी तरफ निवेश करेगा, यहीं पे उद्योग लगाएगा, किसी भी तरीके का चाहे कॉरिडोर हो वो यहीं पर आकर अपने आप को रखेगा। शायद मैं समझा नहीं पाया। जब आप बीमारू राज्य से विकसित राज्य कहते हैं तो ये पहलू सब आ जाते हैं उसी के अंदर। मैंने उसके लिए कहा बीमारू राज्य से निकलने के लिए सबसे प्रथम चीज होती है कि आप कानून व्यवस्था को ठीक करें। जब कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे तो आप विकास के कार्य करते हैं, विकास के जब कार्य करते हैं तो निवेश भी आता है। तो ये सब चीजें जो होती है, अब आपके आगरा में इतने सालों से कभी बना ही नहीं था, मेट्रो नहीं बना था, अब मेट्रो का आप शुभारंभ देख रहे हैं, यहाँ पर काम हो रहा है, तेजी से काम हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये विकास के कार्य हैं। तो ये जो विकास के जब कार्य होते हैं तो यहाँ पर जब पर्यटन आएगा, पर्यटकों को जो टूरिज्म इंडस्ट्री उसको भी बूस्ट मिलेगा, बिकॉज इट्स अ क्लीन एनर्जी के एनवायरनमेंट उससे रिलेट हो रहा है। तो ये जितनी भी चीजें ये विकास से ही रिलेटेड है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। चलिए फिर मैं एक बार कानून व्यवस्था की बात को और एलोबरेट करवाना चाहूंगा आपसे। ठीक है, आपने बताया कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था उसको आपने, चलिए मेलोडाउन से भी नीचे आते हैं, उसको बहुत कसकर ध्वस्त कर दिया, बहुत सारे लोडर चलाए, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, बहुत सारे आपने काम किए। कानून व्यवस्था की बात पर अगर बात करेंगे, बिल्कुल ताजा घटना है, गोरखपुर में कानपुर का एक कारोबारी मार दिया जाता है। और मारता कौन है उसे? जो खुद कानून का रक्षक है, जिसको कानून व्यवस्था बनाकर रखनी है, जो खुद खाकी पहनता है, मरता भी उसी के हाथों है। इस पर क्या कहेंगे, ये कैसी कानून? मैं उस घटना पे ज्यादा नहीं विस्तार से बोल पाऊंगा, क्योंकि एक तो वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, दूसरा वो ऑर्गेनाइज क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। कि हर चीज को आप लेंगे, कल को रोड पे कोई चल रहा है और उसके बाद किसी ने एक्सीडेंट कर दिया और पता चला ये थोड़े से क्रिमिनल बैकग्राउंड थे, मगर उनका ऐसे ही एक्सीडेंट हो गया, तो उसको भी फिर उसको आप क्राइम नहीं मानेंगे। यस, वो क्राइम है बट डिफरेंट कैटेगरी में आता है। तो गोरखपुर में सरकार ने क्या किया? पहले सरकार ने तुरंत उसको, जो 3 या 4 जो थे, जो रेड करने गए थे होटल के अंदर, उन लोग को सस्पेंड कर दिया। 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने पूरा एक्शन ले लिया है। ठीक है, उसके बाद जो कानून के तहत जो चीजें होनी चाहिए उस पे उन लोग का एक्शन चल रहा है। आज सुनने में आया है कि कानपुर सीएम जा रहे हैं तो उनके परिवार से भी मिलेंगे। तो ये पार्ट है सरकार की नीति का भी और उसकी नीयत का भी, लेकिन ये फॉर्म नहीं करता कि ऑर्गेनाइज क्राइम जिसका होता था कि आपने एक प्रकार से रंगदारी है। ये जो इंडस्ट्रीज जिनका आपने जिक्र किया, ये इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उनके घर पे आके बोलते थे भाई पहला तो पत्थर लगाओगे जब मेरे घर में कुछ चढ़ावा दोगे। इंडस्ट्रियलिस्ट को एटीएम नहीं माना जा रहा था कि भाई चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हों या जो दूसरे होते हैं बाहुबली, उनको एटीएम मानते थे। भाई तुमने कुछ लगाया तो आज आपने इतना एटीएम कार्ड हमारे हाथ में दे दो, फिर जब खत्म हो जाएगा तो उसको फिर हम रिचार्ज कर लेंगे। तो वो जो हरकतें होती थी, और फिर ये होता था कि भाई आप चल रहे हैं, पता चला आगरा से आप रात में निकले, उठा के ले गए। आपका ऑर्गेनाइज क्राइम होता था कि महिलाएं जो हैं वो रात को निकलें या ना निकलें, अंधेरा हो गया है। खेत के में जो लोग चल रहे हैं, खेती करने वाला जो है वो अपने पंप को अकेला छोड़ के जाए या अगले दिन आके देखे मेरा पंप जो है जिससे पानी आता है उसको लेके भाग गए हैं। वो जो एक सिंडिकेट चलता था वो बंद हुआ है। यानी मैं मानूं कि पुलिस भी का एक बड़ा तबका था जो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता था, वो भी ठीक हुआ है। लेकिन मानूं कि कोई पुलिस वाला भी अब किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी उद्यमी को, किसी खोमचे वाले को, किसी होलसेलर को अब परेशान नहीं करता होगा। देखिए, मैंने फिर कहा कि इस प्रकार की चीजें नहीं हो पाएंगी कि हम कहेंगे कि 100% एकदम सुधर गया। मैंने कहा सुधार और भी चाहिए।
लेकिन उसका एक दूसरा रवैया भी है। जब खोचे वाले को कोई पुलिस वाला या थानेदार वहां पे उसको परेशान करता है, या वहां से जो पैसे इकट्ठा करता था वो चढ़ावा पॉलिटिशियन के घर तक की जाता था, वो कप्तान एसएसपी के भी यहाँ भी जाता था और एडीजी के यहाँ भी जाता था। आज वो चीजें बंद हुई हैं। कहीं एक पॉलिटिशियन को भी पता चलता है, मैं इसमें कहता हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, 99% कह रहा हूं, पता चलता है तो उस पे वो वही करता है जो कानून कहता है, और उसके अगेंस्ट जो नीचे जो हवलदार होता है उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए भी बात करता है और कड़े से कड़ा रुख भी दिखाता है। ये अंतर है। ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ जो नीचे से चला, हवलदार ने जो शुरू करा और पॉलिटिशियन के घर तक की है, वो ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म हुआ है। हाँ, कुछ लोग हैं जो नीचे तंग करते हैं, मैं आज भी कहता हूं उसमें रिफॉर्म है और उस रिफॉर्म पे हमारी सरकार काम कर रही है। वो आज हम बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारे 2 साल चले गए, मगर रिफॉर्म ऐसा चल रहा है जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है, जिसके अंदर जो फाइल मूवमेंट्स है उसके अंदर भी कोई तंग ना हो। हम ऑनलाइन काफी चीजें लेकर आए हैं, मगर वो जो फाइल मूवमेंट भी हो रहा है उसके अंदर भी कोई तंग ना हो। जो भी निवेशक हो या ऑर्डिनरी सिटीजन हो, पेंशन धारक हो, कोई भी हो, तो उसको भी तंग ना हो, वैसा भी हम लोग सिस्टम लेकर आ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले अगले चुनाव के बाद, क्योंकि सरकार तो बनाएंगे हम ही लोग, और 2 साल के अंदर वो भी हम लोग रिफॉर्म यहाँ पे इनैक्ट कर लेंगे। मतलब आर यू प्रॉमिसिंग दैट यू हैव क्रिएटेड ए सिंगल विंडो सॉल्यूशन फॉर ऑल द इंडस्ट्रियलिस्ट, कारोबारी, सभी लोगों के लिए? मोर और लेस आई वुड से कि हम लोगों ने सिंगल विंडो जो निवेश पोर्टल है वो काफ़ी हद तक की हमारा जो है बहुत सफल है। उसके अंदर भी किसी को कुछ कठिनाई आती होगी तो मैं उसको भी हम लोग अलग से भी हल करते हैं। उसी प्रकार से हमने एमएसएमई सेक्टर भी है, उसके अंदर भी आज वो कोई भी अप्लाई करता है उसको 72 आवर्स के अंदर हम लोग एनओसी देते हैं। वो एनओसी के बाद वो विदिन 3 इयर्स या 1000 डेज के अंदर उसको जितने भी अप्रूवल्स जो लेते हैं गवर्नमेंट के, वो लेकर देना पड़ता है। 72 आवर्स के अंदर हम लोगों को जब एनओसी देना होता है एमएसएमई विभाग को, और किसी विभाग ने हमें लिख के नहीं दिया एज पर द लॉ, क्योंकि असेंबली से पास हुआ है, तो हम उसको डीम्ड मानते हैं कि उनसे आया नहीं आया, ये डीम्ड हो चुका है, तो डीम्ड अप्रूवल मान के हम इनको एनओसी देते हैं। एक बहुत बड़ी त्रासदी आई इन सब के अलावा, दैट वाज कोरोना। तो इस कोरोना के में सबसे बड़ी चुनौती आई स्वास्थ्य विभाग के सामने। उसके बाद दूसरी चुनौती आई कि स्वास्थ्य से हम लड़ लिए, लोगों को अब मेडिसिन देना है, लोगों को बचाना है, ऑक्सीजन का इंतजाम करना है, बड़े सारे जिगजैग भी हुए, ग्राफ ऊपर नीचे हुआ स्वास्थ्य विभाग का। उसके बाद एक जिम्मेदारी आई कि इस कोरोना से जो मंदी आई, जो स्लो डाउन आया, उससे इंडस्ट्रीज या जितने भी लोग हैं जो अपना कारोबार कर रहे थे वो बड़ी बुरी तरीके से टूट गए। तो आपकी सरकार ने, खासकर आपके डिपार्टमेंट ने, ऐसा कौन सा जादू किया, या क्या आपने जादू की छड़ी घुमा दी और ये सब फिर से सरसब्ज हो गए? नहीं, देखिए, कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। जब इस प्रकार के ये कोई, इसको आप एपिडेमिक कहते हैं हम लोग जी, जी। और ये पैंडेमिक से भी बड़ा हो जाता है, तो जब इस प्रकार की चीज आती है तो उसको टाइम लगता है, मगर जो एक हेल्पिंग हैंड होता है, हेल्पिंग एटीट्यूड होता है सरकार का या किसी विभाग का, वो हमेशा रहना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या कर सकते हैं उसमें करना चाहिए। उसके अंदर जो हम लोगों ने, अब जैसे ये एमएसएमई एक्ट का बताया, वो उसी दौरान लेकर आए हम लोग कि भाई इन लोगों को तंग ना होना पड़े। फिर उसके अंदर जो केंद्र सरकार की जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो उन्होंने ऑन किया था, जो कोविड 1 में भी किया, कोविड 2 में भी किया। कोविड 1 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी जो एमएसएमईज हैं वो कोई लगभग 4,16,000 ऐसी एमएसएमईज को ये क्रेडिट लाइन का जो बेनिफिट है वो हम लोग ने दिलवाया। अब क्योंकि दूसरा फेज भी केंद्र सरकार ने दिया है, मुझे उम्मीद है कि 70 से 75 हज़ार ऐसे और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या एमएसएमईज यूनिट्स हैं जिनको हम लोग देंगे। तो लगभग आप सोचिए 500,000 कह सकते हैं, 500,000 या 5 लाख
ऐसी यूनिट्स हैं जिनको हम लोगों ने इसमें हेल्प किया है। अब इसके लिए क्योंकि बेसिक जो इंडस्ट्रीज की होती है वो पॉलिसीज काफ़ी केंद्र से भी रिलेटेड होती हैं। अब केंद्र ने 2 चीज़ें और करी हैं। वो करी हैं एक्सपोर्ट गारंटी जो कॉरपोरेशन है उसके अंदर उन्होंने, कल ही आपने पढ़ा होगा 4,400, उसके पहले भी कुछ लेकर आए थे एग्जिम बैंक का। आपको छोटे छोटे जनरेटर दुकानों के सामने चलते हुए, पहले तो बहुत चलते थे, आज तो उसकी आवाज कम हो गई है। ठीक बात है, ठीक है ना। जहां पे, और ये मैंडेटरी होता है, जहां पे 24/7 आपको जनरेटर्स चाहिए होते हैं वहां पे आपको स्टैंड बाई तो रखना ही पड़ेगा, ना तो आपको प्रोडक्शन खराब होता है, वो एक अलग विषय होता है। मगर उसमें बहुत सुधार आया है। जहां तक कि हमने, आप कह रहे हैं मथुरा और काशी तक की खाली बिजली जाएगी, तो ये आपका गलत है। ना हम टोपी देखते हैं, ना तिलक देखते हैं, हम सबका साथ सबका विकास देखते हैं, उसी नीति से काम कर रहे हैं। तो कोई कहे कि हमारे यहाँ नहीं मिलता और हमारे यहाँ नहीं, ऐसा आप आवाज सुनेंगे नहीं। आप छेड़ने के लिए मुझे छेड़ लेंगे, मगर आपको उसका जो सही जवाब है वो यही मिलेगा, न टोपी न तिलक, सब है हमारे लिए बराबर। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने मेरे सवाल के पहले पार्ट का जवाब नहीं दिया कि वो लफ्ज जिहाद और शमशान कब्रिस्तान, वो आपने इस दफे तो आपका चलने, पिछले चुनाव में चला था 2017 में। लव जिहाद जो है वो एक शब्द है, वो हमने नहीं दिया, ना सरकार ने दिया, वो तो केरला से चला हुआ है, केरला से चला है, बिल्कुल। और उसको आप लोग ने पेटेंट कर रखा है, मीडिया ने, उसको तो कोर्ट ने भी पेटेंट कर लिया था। आप कोर्ट के हियरिंग, आप उसके जजमेंट देखिए, दे आर यूजिंग दैट वर्ड। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कन्वर्जन्स हो रहे हैं, और कन्वर्जन्स के जो कारण है वो भी पता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि आप मेरठ और आगे जाएंगे, बहुत व्यापक रूप में हुआ है। अब इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं कि एक IAS ऑफिसर, इफ्तिखारुद्दीन, मैं नाम नहीं लेना, तो आप बोलते कि आप मुसलमान बोल के नाम नहीं, ले मैं रहे ले हैं। रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। हाँ, आप लोगों को तो आरोप, थोड़ा चिट भी मेरी, पट भी मेरी हो जाती है, तो आप तुरंत बोल देते हैं आपने नाम लिया। क्यों नाम लिया? क्योंकि मुस्लिम है, इफ्तिकार ले रहे हैं। मैं तो नाम नहीं लिया ना। वो आज चेयरमैन है UPSRTC का, और हम सबको पता है कि समाजवादी पार्टी में कितना इंपॉर्टेंट आदमी रहा है, बसपा में भी, जी सबको पता है। लेकिन वो अपने घर में, और पुराना वीडियो निकला है, हमारी सरकार का नहीं है, पुरानी सरकार का है, उसमें वो अपने घर पे बैठ के कन्वर्जन्स करवा रहा है, धर्मांतरण की बात कर रहा है। अब उस पर कार्रवाई ना करें और कार्रवाई करें तो ओवैसी कहते हैं कि हम मुस्लिम इसलिए कर रहे हैं। कानून क्या कहता है ये तो कोई बताए ना, संविधान डजंट अलाउ इट। सर, ओवैसी तो जो कहते हैं वो आपको सूट करता है, तो आपकी बी पार्टी है। देखिए, मैं फिर आपको बताता हूं, आप जो मैं कहता हूं वो समाजवादी पार्टी की बी पार्टी है, ओके, वो हमारी नहीं है। और उसका मैं कारण दे रहा हूं। आपने 2014 के चुनाव में, क्योंकि वहां पे होमवर्क कम है सबका, 2014 के चुनाव में, 2017, 2019 में देखिए परसेंटेज ऑफ मुस्लिम वोट बीजेपी की तरफ कैसे बढ़ रहा है। आपको आंसर वहीं से मिल जाएगा। शियाज है सर, सुन्नी नहीं है सर। मैं कह रहा हूं परसेंटेज ऑफ मुस्लिम वोट। अब मैं आपको उसका कारण दे रहा हूं। आप बताइए, हम लोगों की टॉयलेट देते हैं, हम लोग आवास देते हैं, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास देते हैं, हम आयुष्मान कार्ड देते हैं, हम लोगों के यहाँ कल ही मैंने 75,000 महिलाओं को ट्रेनिंग का प्रोग्राम करा है, जिनको उद्यमी बनाने जा रहे हैं, 1000 पर डिस्ट्रिक्ट से हो रहा है। अब इनमें से कितने फंक्शंस की आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग है, जरा देखिए, उसके अंदर मुस्लिम बहनें हैं या नहीं है। वो भी विकास चाहते हैं, वो भी अपना डेवलपमेंट चाहते हैं। 3 तलाक वाले मुद्दे के तरीके, 3 तलाक ले लीजिए, वो धीमे धीमे सरक रहे, बोलते हैं हमारे इनके पीरियड में तो दंगा ही नहीं होता। अब वो आप आंसर, मैं जानता हूं आपके दिमाग में कुछ और घूम रहा है, वो आप लोग कह सकते हैं, मगर वास्तविकता यह है कि थिंग्स आर मोर पीसफुल, और डेवलपमेंट में उनकी भी भागीदारी आ रही है। वो माइंड चेंज होएगा। और माइंड, मैं आपको बताता हूं बीजेपी की क्या ब्रांडिंग करी थी पहले आप लोगों ने, कि बनिया, फिर ब्राह्मण, फिर अपर कास्ट, यही शुरू हुआ था। अब बोलते हैं आप सब लोगों की पार्टी है, -1 OBC, माइनस मुस्लिम, ये कहते हैं ना। अब वहां से हमारा सफर शुरू हुआ है, और हम कहां तक की पहुंचे हैं। तो ये क्यों नहीं कौम हमारे साथ आएगी? क्योंकि हम लोग
तुष्टीकरण वाली राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो ये जब आएगी तो ये हमारी रीडिंग थी 2022 में ये हमारे को बहुत अच्छा परसेंटेज मिलने वाला था। और मैं जिस विधानसभा से आता हूं उसकी विशेषता है 90,000 मुस्लिम्स हैं और वो सीट अतीक अहमद की ही मानी जाती है। अतीक अहमद वहां से 4 दफे विधायक रहा है। अब मैं देख रहा था कि मेरे को वोट पड़ने वाले हैं, अब वहां अतीक आके खड़ा हो जा रही है, ओवैसी साहब खड़े हो जाते हैं, तो किसका नुकसान करने आ गए? है वहां पर पूरा 416 ले लूं अपने बूथ का, तो मेरे यहां जो पोलिंग परसेंटेज जो मुस्लिम का रहा है इज 46%। ओके, अब आप बताओ ना 46% में आपने कौन सा चुनाव देखा है? इसका मतलब कुछ तो किया होगा बीजेपी ने जो उनको लग रहा था। तो ये तो गूसबम जैसी बात हो जाएगी अगर मुसलमान आपको जिता रहा है तो। साहब मैं जिता नहीं रहा है, ये तो आप देखिए शब्दों का आप खेल मत करिए। जिता रहा है तो आप दूसरों को नाराज कर दो, ऐसा क्यों करो भाई? उनका भी वोट पड़ रहा है हमें। अब जो वोट पड़ रहा है उनका, और आप कहते हो, ये तो आप लोगों की एक थिंकिंग, एक परसेप्शन बना के बैठ गए हैं कि कोई आएगा मुस्लिम वोट काटेगा तो उसको वो बीजेपी को फायदा दे रहा है। सब बीजेपी को वो वोट पड़ने शुरू हो गए हैं, उसको आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं। और वो बी टीम फिर समाजवादी पार्टी की है, न ही भाजपा की है। और दूसरा, कमी तो उनमें होगी ना, कहीं ओवैसी वोट खींचता है, वोट खींचने का ताकत रखता है, तो कमी तो किसी और पार्टी में होगी। उनके साथ अनदेखी कर रहे होंगे अपना वोटर मान के, आज तक कुछ किया नहीं। ठीक बात है, तो कमी उधर है, उनसे पूछिए। सिद्धार्थनाथ जी की एक खासियत है कि ज्यादातर समय जागरूक रह के सिर्फ काम पर, फाइलों पर और क्षेत्र में ध्यान देते हैं। थोड़ी सी जो नींद लेते हैं उसमें भी वो पॉलिटिकली बहुत करेक्ट रहते हैं, उस नींद में भी। अभी सिद्धार्थनाथ जी ने कहा कि पिछली बार हम ये कहा जाता था कि भाजपा बनियों की पार्टी है, भाजपा ब्राह्मणों की पार्टी है, और अदर देन ओबीसी भाजपा सबकी पार्टी है। आपने बहुत ही करीने से आपने ब्राह्मणों को एकदम अपने साथ शामिल कर लिया। लेकिन जो पॉलिटिकल फिजा है, जो विस्परिंग इन कॉरिडोर्स है, जो जिस तरीके की बातचीत चल रही है, चाहे बसपा को ले लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, हर आदमी विद इन आपकी पार्टी, विस्परिंग इन कॉरिडोर्स, आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं, वो कहते हैं ब्राह्मण आपसे बहुत नाराज है। मैं समझ नहीं पाता जब कोई कहता है, और विशेष रूप से ये चर्चा का विषय बनाया गया है कि ब्राह्मण नाराज है। हैंडीक्राफ्ट पे पच्चेकारी का काम मुगल काल से चला आ रहा है सर, और इस पे आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। जब सेल टैक्स होता था, वैट होता था, तो इस पे कर शून्य की दर होती थी। लेकिन जब से जीएसटी आरोपित हुआ है तो उसको 12% टैक्स पर लगा दिया गया है सर, जिससे कि अभी 50-60% जो है डाउनफॉल चल रहा है और कारीगर लोग पलायन को मजबूर हैं सर। तो इस पर आपसे विनम्र अनुरोध है सर कि इसको या तो 0% करें या फिर 3-4% स्लैब पर लाएं, क्योंकि पूर्व में भी सर ये 18 स्टेट्स में कर 0 था और सिर्फ 8 स्टेट में 4 या 5% था। ठीक सर, आपका सवाल समझ गए। छोटा सा कंसाइज क्रिस्प सवाल पूछेगा, मैं इसका तुरंत दे देता हूँ। पहले तो जीएसटी कोई एक राज्य का विषय नहीं है, ये जीएसटी काउंसिल होती है। जहां तक कि आपका विषय है, इसका संज्ञान मेरे को है, क्योंकि मैं ही आपका मंत्री भी हूँ। उस चीज पे हम लोग ने रेस करा हुआ है कि उस जीएसटी काउंसिल के अंदर कि ये जो टैक्स है इसको कम किया जाए, क्योंकि आगरा से आपका जो प्रोडक्ट है वो हमने ओडीओपी में भी लिया हुआ है, तो इसलिए हम उसको परस्यू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार इसको चाहती है कि 12% हो। सर, डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ आगरा में। 2 सवाल है मेरे बहुत छोटे। एक तो क्या हमारा देश कभी ब्राह्मण जाति ओबीसी से उभरेगा, या हम इसी में उलझे रहेंगे? मैंने नहीं रेस किया था। इसी में उलझे रहेंगे, इसीलिए हम यहीं अटके हुए हैं। मैंने नहीं रेस किया, इन्होंने रेस किया। सर मैं जापान गया तो सर मैंने किसी से पूछा कि आप कौन है, तो वो बोलता है मैं जापानीज हूँ।
इंडिया ही एक कंट्री है जहां वो बोलता है मैं बनिया हूं, मैं ये हूं। तो सर ये पॉलिटिशियंस को आगे बढ़ के इसको हटाना ही है, देन ओनली विल प्रोग्रेस। मेरा दूसरा डॉक्टर सवाल है साहब, कि डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन, ये मंच पर आप हम पे ब्लेम मत डालिए। नहीं, नहीं, आप आपको बैठ blame के नहीं कर बड़े रहे, ध्यान से आपको सुन रहे हटाने के कह रहे थे, हैं। तो ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछ के इन लोगों को पकड़िए कि आप लोग ये कब बंद करेंगे। कब बंद करेंगे सर? दूसरा है कि आपने 2 बच्चों का जो लाए कि कानून ला रहे हैं, क्या वो सच में लागू करेंगे कि हम लोग वहीं बोल के ही रह जाएंगे कि ये नहीं, देखिए, इसमें हमारी पॉलिटिकल विल टू ठीक है, ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल विल तो आई है, मगर उसके अंदर अभी एक पॉलिसी लेकर आए हैं। पॉलिसी और कानून में अंतर होता है। कानून जो है उसके लिए हम पॉलिसी तो अपना दे दिया कि ये पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि एवरी 10 ईयर्स उसको लाना पड़ता है, मैंडेटरी है। दूसरा जो है, हम लोग को लॉ कमीशन से ये हम लोग को रिपोर्ट आई है, उसको काफ़ी लीगल वेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को सबको आइडिया है कि उसमें कोई ना सब लोग, काफ़ी लोग कोर्ट में जाते हैं। तो वो जैसी कंप्लीट होती है, हम लोग के पास सुझाव सबके आ चुके हैं, उसके बाद हम लोग उसको फिर असेंबली में लेकर आएंगे। मगर दिमाग में है कि उत्तर प्रदेश को और तेजी से उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन बैलेंस इसलिए मैं कह रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप चले जाएं तो आपको वहां पे देखेंगे कि वहां पे जो रेशियो पॉपुलेशन है वो बहुत बिगड़ा हुआ है, पूर्वांचल की तरफ नहीं है। तो इन चीजों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि एक पेरेंट के पास 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इन चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा पॉपुलेशन बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। सर जल्दी से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर हमें टैक्स करीब 2.25% देना पड़ता है उनकी वैल्यू का। तो 2.25% को अगर हम 40 साल से लगा दें तो 100% हो जाता है। यानी कि हमारी प्रॉपर्टी अगर 100 करोड़ की है तो 100 करोड़ रुपए टैक्स हमारा 40 साल में चला जाएगा। यानी कि 5 टाइम्स हमारे से लेते हैं हमारी जो घर के होता है उससे। और जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो कमा के देती है गवर्नमेंट को, सारे टैक्सेस देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, सब कुछ देती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरा सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ से आगरा से या मतलब यहाँ से सारे काफ़ी लोग धौलपुर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि धौलपुर में उन लोग को ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। देखिए, आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन को बताना चाहता हूं कि पहले वहीं से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर ताज के होते हुए कुछ एनवायरमेंटल जो एक्ट है एनजीटी का, उससे हम लोग भी थोड़ा सा बंधे हुए हैं। हम भी इसको डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हम लोग को वहाँ पे भी कठिनाई होती है। मैं कुछ चीज़ें करवा रहे हैं, जैसे आगरा के अंदर पहला उत्तर प्रदेश का फ्लैटेड फैक्ट्री बनवाई जा रही है, इसीलिए करवाया जा रहा है कि फिर हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से उस जो आपका जोन है, टी जोन जो है, उससे बाहर निकल के किस तरह से और डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि अब तो एक्सप्रेसवेज का जाल भी बिछ रहा है। तो इस तरह काम को देखते हुए कोशिश कर रहे हैं, मगर उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज ऑफ एनजीटी एनवायरनमेंट हमारे ऊपर है, उसके चलते हुए हम काफ़ी चीज़ नहीं कर पाते। दूसरा, जो आपने रेजिडेंशियल टैक्स की बात करी, मेरे ख्याल से आपका सुझाव था कि आप इतने साल से जो लेते आ रहे हो, हम लोग ले रहे हैं। हाँ, तो वो जो है आप जो चाह रहे हैं कि उसका रेट्स कम कर दिया जाए, यही आप कह रहे हैं ना? आप चाह क्या रहे हैं? चाह क्या रहे हैं आप? कम कर, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप कम करने के उसका आपने सुझाव दिया। मैं एक दफ़े अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से बोलूँगा कि इस पर विचार करें, देखें क्या आता है, क्या रेशियो निकलता है। मगर टैक्स तो होएगा। ये कहना कि ये सोचना कि हमने इतने साल में दे दिया तो हमने तो बहुत दे दिया, मगर आप इतने साल में रोड और बाकी डेवलपमेंट भी तो चाह ही रहे हैं ना। बिजली भी आती रहे, ड्रेनेज भी चले, सीवर भी चले, पानी भी मिले, बेटर क्वालिटी मिले, फिर मेट्रो भी आ जाए, तो कोई न, उसका तो पेमेंट तो होएगा ही कहीं ना। कोई महिला कोई सवाल पूछना चाहे? महिला संतुष्ट है? हाँ, ठीक बात है। तो उत्तर प्रदेश की बात आगरा से, और सिद्धार्थ नाथ जी, अच्छा एक सवाल और, चलिए बोलिए। माननीय मंत्री जी, निश्चित रूप से उद्यमी अपने आप को इस राज्य में सुरक्षित समझते हैं, और
अपने आप को समझते सुरक्षित समझते हैं और अपनी जो रैंकिंग हम लोगों ने सुधारी है इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, वाकई बहुत बड़ा, लेकिन उसका लाभ आगरा को नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं TTZ की जो समस्या है वो आगरा को नहीं मिल पा रही है। एक स्पष्ट पॉलिसी TTZ में एक निर्धारित होनी चाहिए और कमिश्नर जो चेयरमैन TTZ के उनको एक पूरी पावर्स प्रॉपर हो, या उनको कहीं ना कहीं कोई भी जो नीति आ रही है वो आगरा में लागू नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ द TTZ। तो मैंने जिक्र ये भी TTZ का ही कर रहा था आपको, और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोरोना के पहले क्या है। आपके लेदर जो एक्सपोर्ट एसोसिएशन एंड लेदर एसोसिएशंस वाले आए थे और मार्बल वाले भी साथ मिल के आए थे मेरे से मिलने, तो मैंने यही कहा था, उसमें बना ही बना था मैं MSME मिनिस्टर, तो मैंने सबको यही कहा था कि आप मुझे वो जो पॉलिसी देख लें, फॉरगेट मैं ब्यूरोक्रेसी, मैं 2 मिनट आपसे बोल रहा हूँ कि आप वो जो पॉलिसी है उसको स्टडी कर लें। आप उसके अंदर व्हाट विश लिस्ट मत बनाएं, आप देखिए कि क्या हो सकता है और जो व्यवहारिक है वो मुझे बना के दे दें। मैं ट्रस्ट में, मैं उस साल जब मैं आया था, अब मेरे को 2 साल हो रहे हैं, मैं अभी तक इंतजार ही कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ नाथ जी, आप ZUP उत्तराखंड के इस कार्यक्रम में आए। उत्तर प्रदेश की बात आगरा से, हम एक सीरीज चला रहे हैं इस तरीके से, हर शहर में जा रहे हैं, लखनऊ गए, प्रयागराज गए, बनारस गए, हर शहर में आ रहे हैं। आज आपके शहर में आगे भी जाएंगे और आपका सहयोग मिलता रहा, हमेशा से यूं ही मिलता रहेगा और आगे भी आप आएंगे। चुनाव में आपसे लगातार मुलाकात होगी और फिर बहुत सारी पॉलिटिकल बातें भी होंगी जिनको यहाँ समय की कमी की वजह से मैंने आगे नहीं बढ़ाया। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।